चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बच्चों का ये सब्जेक्टिव वीडियो बनने वाला है। और ये वीडियो जो है भूगोल का आपदा प्रबंधन है। जी हाँ, क्या होता है ना कि सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव का आइडिया बहुत ही अच्छा से मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब्जेक्टिव का स्टेटमेंट करा दिया जाए ताकि बच्चों लोग का कुछ सहूलियत मिल सके क्वेश्चन आइडिया करने का। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन में कि आपदा क्या होती है। ठीक है, आपदा क्या होती है, आपदा के बारे में जानेंगे कि देखिए आपदा जो है एक ऐसी परिघटना है जो मानव को आर्थिक एवं शारीरिक क्षति पहुंचाती है। बिल्कुल राइट। आपदा जो होता है ना एक ऐसी परिघटना होता है कि जो मानव के जीवन में है ना, या मानव को उसके आर्थिक शारीरिक से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्षति पहुंचाती है। भले ही वह परिघटना आपदा यानी प्राकृतिक प्रदत्त हो या तो यानी प्राकृतिक से हो या तो मानव से हो। ठीक, वो कहलाता है आपका आपदा। आपदा आने से धन जन और संसाधनों की अपार क्षति होती है। बिल्कुल राइट है। अगर आपदा आती है तो आपदा को आने से क्या होती है, धन जन मल को क्या होती है, काफ़ी क्षति होती है, काफ़ी हानि होती है। साथ ही मानव समुदाय में भी व्यापक स्तर इससे क्या होती है, तो इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आपदा जो होती है एक मानव जीवन में जो आती है वो हमें एक संसाधनों की अपार क्षति पहुंचाती है। या तो एक मानव आपदा हो या तो फिर प्राकृतिक से हो, यानी किसी न किसी द्वारा होना चाहिए, है ना। तो किसी न किसी द्वारा से अगर होता है ऐसा क्षति तो इसको हम पहले क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपदा तो अब याद ही हो गया होगा कि मानव की यानी ज़रूरतों एवं मानसिकता का या संसाधनों का क्षति पहुंचाता है या आर्थिकों का क्षति पहुंचाता। मानव जीवन में मानव के आर्थिक, उसके जन माल धन आदि की क्षति पहुंचाता है तो उसे हम आपदा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा के आने से क्या होता है, धन जान माल की क्षति होती है। या तो मानव आपदा हो या तो प्राकृतिक आपदा हो, उसी के द्वारा होता है। यानी आपदा दो तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि सामान्यतः आपदाओं को जो है उपवर्गों में विभाजित किया गया। अर्थात आपदा जो है, आपदा प्रबंधन जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। एक होता है क्या, प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला डिफिनेशन देख लेते हैं क्या प्राकृतिक आपदा क्या होती है। ठीक, प्राकृतिक आपदा है गतिविधियों का वह एवं क्षेत्र विस्तार के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र जो है इसका उपवर्गों में बांटा गया। यानी प्राकृतिक का भी देखिए, प्राकृतिक में क्या जैसे भूस्खलन अपरदन ये सब जो है प्राकृतिक होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, वैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे तो प्राकृतिक आपदा खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है। ठीक, तो देखिए तो समझ गया कि प्राकृतिक आपदा जो है गतिविधि एवं क्षेत्र विस्तार के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। यानी इसका भी उपवर्ग हो गया। ठीक है, वो क्या है तो देखिए पहला में क्या है, पहले धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, धीमी गति से परिवर्तन होने वाला क्या हो गया, भूस्खलन है, अपरदन है, जीवों के लक्षणों में परिवर्तन। तो ये सब जो होता है भूस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, अपरदन हो गया, कटाई, ये सब जैसे मिट्टी उट्टी का होता है, भूस्खलन जो होता है ये सब धीरे धीरे होती है और जीवों में लक्षणों का परिवर्तन भी धीरे धीरे। तो इसको बोलते हैं धीमी गति से होने वाले परिवर्तन। ठीक, अब देखिए दूसरा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन। तो तीव्र गति से जानते ही होंगे कि भूकंप धीरे धीरे आता है ना, तो ये भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये जो हो गया तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन है, आपदा है। ये भूकंप क्या है, तो ये प्राकृतिक है, सुनामी क्या है प्राकृतिक है, ज्वालामुखी क्या है प्राकृतिक है, भूस्खलन भी प्राकृतिक है, अपरदन भी प्राकृतिक है, जीवों के लक्षणों में परिवर्तन ये भी प्राकृतिक है। जीवों में जो लक्षण होते हैं क्या वो थोड़ी ना मानव करता है, वो तो खुद ब खुद जीव में होते जाता है। ठीक, हम लोग के क्या होता है प्रकृति का दिन हाथ पैर ये सब क्या होते जाना, बढ़ते जाना। तो ये जो है इस तरीके से ये प्राकृतिक लक्षण हो गया, यानी प्राकृतिक। और पूछा जाता है ना सवाल में कि भूकंप कैसी आपदा है, तो बोलिएगा प्राकृतिक आपदा है। सुनामी कैसा आपदा है, तो बोलिएगा प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी विस्फोट कैसा आपदा है, तो बोलिएगा प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, हम ये आपदा प्रबंधन का 2 वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो पार्ट वीडियो हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद एक वीडियो और रहेगा और 2 वीडियो देखने के बाद आपका जो है आपदा प्रबंधन जो है सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा और जहाँ तक हम कहें तो ऑब्जेक्टिव भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा आइडिया होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव बनाने की, ठीक है जी। चलिए, तो तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन को देख लिए थे। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। तीसरा, सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाले परिवर्तन, वो हो गया सीमित क्षेत्रों में ही प्रभावित करता है। जैसे आंधी हो गया, तो आंधी क्या होता है, सीमित क्षेत्रों में करता है। तूफान हो गया, टॉर्नेडो हो गया, ओलावृष्टि हो गया, ओला जो गिरता है ना, ठंडी उंडी में जो होता है ना, इस तरीके से। तो कुछ जो होता है वो सीमित क्षेत्रों तक ही प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो हो गया, आंधी तूफान, ये सब जो है सब के सब क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा ही हो, क्योंकि ये सब को मानव नहीं बनाया ना। आंधी क्या, आंधी मानव ला देता है नहीं ना, टॉर्नेडो क्या मानव ला देता नहीं, ओलावृष्टि जो है, ये सब जो है बस कॉमन सा है, ये प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। अब तक मैंने प्राकृतिक आपदा देखिए यहाँ से बताया, और इसको जो है पीछे हो गया। ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया, क्योंकि देखिए हेडिंग क्या लगा हुआ, प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा में ही आएगा ना। तो पूछेगा भूस्खलन क्या है, तो कहिएगा प्राकृतिक आपदा। अपर्दन क्या है, प्राकृतिक आपदा। जीवों के लक्षणों में परिवर्तन दिखाई देना, प्राकृतिक आपदा। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा। सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा। ज्वालामुखी विस्फोटक क्या है, प्राकृतिक आपदा है, कोई दिक्कत नहीं है। आंधी बोलेगा तो प्राकृतिक आपदा, तूफान भी बोलेगा प्राकृतिक आपदा, टॉर्नेडो भी प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि भी क्या प्राकृतिक आपदा है। ये विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले परिवर्तन, वो क्या, भूमंडलीय तापमान, यानी इसको बोलते हैं उष्मीकरण। क्या बोलते हैं, उष्मीकरण। गर्मी, ओजोन क्षरण, नाभिकीय विखंडन, ये सब के सब क्या है, तो आपका जो है प्राकृतिक आपदा है। नाभिकीय विखंडन भी प्राकृतिक आपदा है, ओजोन क्षरण जो है प्राकृतिक आपदा में ही आता है, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या होता है, तो मानवीय क्रियाओं के द्वारा आने जाने या जानबूझकर किए गए कार्यों के, जी बिल्कुल, जानबूझकर को जो कई करेंगे तो वो क्या भगवान करते हैं ना, प्रकृति करते हैं ना, तो वो मानव हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, मानवीय क्रियाओं के द्वारा अनजाने में, है ना, अनजाने में या जानबूझ करके, अनजाने में कर दिया कोई या जानबूझ करके कर दिया, ये सभी कार्यों की जो फलस्वरूप जो है आपदा होती है, वो कहलाती है मानव जनित आपदा। और जो जानबूझ करके नहीं करते हैं, अनजाने से भी नहीं होती है, तो वो होता है प्राकृतिक, ठीक है। इसका विपरीत प्राकृतिक। तो इस तरीके से जो आपदाएं उत्पन्न होती है उससे मानव जनित आपदा या मानवीय आपदा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें समझिएगा जहरीला। तो जहरीला क्या भगवान थोड़ी बना देंगे ना, ये प्रकृति का देन ना, ये तो रासायनिक पदार्थों को फैलाना। तो जहरीला ये रासायनिक पदार्थों को फैलाने का काम करता है। तो जहरीला एक प्रकृति के नई आपदा हुआ, जबकि ये मानव आपदा हुआ। घातक जीवाणु में विषाणु को फैलाना, तो जीवाणु को मारते हैं तो कौन, तो मानव देते हैं। जैसे खेतों में छिड़काव करते हैं तो क्या करते हैं, जीवाणु विषाणु को नष्ट कर रहा है ना, ये सल्फेट एरिया, ये सब मसाला देकर, तेल, घास का तेल, ये सब क्या होता है, दे करके जीवाणुओं को, अपने विषाणुओं को क्या कर रहे हो, घातक पहुंचा रहे हो। तो घातक ये क्या हो गया, मानव जनित आपदा हो गया, ठीक है। परावैज्ञानिक किरणें, तो ये जो आप लोग देखते होंगे ऑपरेशन वगैरह में, एक्सरे वगैरह में सब किरणें वगैरह लगाई जाती है, तो ये सब किसका काम है, मानव जनित का। नाभिकीय विखंडन, ये सब जो या विकिरण, इसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन या परावैज्ञानिक किरणों का विकिरण, ये सब जो है मानव जनित आपदा हो जाए, ठीक है। कल कारखानों, तो कल कारखानों तो आप समझ गए मानव जनित है। वाहन भी मानव जनित है। विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो गैस करते हैं, वाहन में से क्या होता है, निकलने वाला गैस होता है। तो ये सब कौन फैलाते हैं, जैसे गैस, धुआं, ये सब निकल रहा, तो कौन, ये मानव जनित का दिया हुआ है ना। अब देखिए अगला 5वां नंबर में, सड़कों पर वाहनों या रेलगाड़ियों से होने वाली दुर्घटना। तो ये सब जो है दुर्घटना हो जाती है, हानि हो जाती है, तो ये सब जो कहलाती है मानव जनित आपदा कहलाती है। क्योंकि रेलगाड़ी से होने वाला दुर्घटना ये प्राकृतिक घटना नहीं है, मानव के या तो गलतफहमियों से हो जाता है, भूल से हो जाता है, या कोई जानबूझ करके ठोक देता है किसी को, ठीक है ना। अब देखिए 6 में, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे वायु, जल, ध्वनि इत्यादि, ये सब क्या होता है, वायु, जल, ध्वनि, ये सब क्या होता है, आदमी ही प्रदूषण करता है ना, मानव ही प्रदूषण करता है। तो इस तरीक़ा से जो होता है मानव जनित आपदा हो गया, यानी मानव आपदा हो गया। इसी तरीके से क्या हो गया, बड़े बड़े तटबंधों का टूटना, अब टूट गया, अब बाढ़ आ जाएगा, तो इसके बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा भले है, लेकिन बड़े बड़े तटबंधों का टूटना, तो टूट गया तो क्या हुआ, मानव का भूल है, वो अच्छे से बांध नहीं बनाए तो टूट गया था। जैसे सुनाई देता है कि कभी कभी पुल जो है क्षतिग्रस्त है, इस पर भारी वाहन प्रवेश नहीं किया जा सकता है, तो ये सब मानव का भूल है, गलत हो गया, उससे गलतफहमी हो गया, है ना। तो इस तरीक़ा से जो है मानव जनित आपदा होता है, मानव आपदा प्रबंधन होता है, ठीक है, आपदा। 4 जो है जातीय सांप्रदायिक दंगे, यानी जातियों में लड़ाई झगड़ा जो होता है वो क्या प्रकृति का देन है नहीं ना, वो तो क्या हो जाएगा, मानव का देन हो गया, ठीक है। तो ये तो सीधा दंगा ऐसे सवाल आएगा कि दंगे कौन सा आपदा है, तो बोलिएगा मानव
मानव आपदा है, ना कि प्राकृतिक है। ठीक है, आतंकवादी भी बोलेगा तो क्या बोलिएगा बाबू रे, तो यानी आप बोलिएगा आतंकवादी में मानव जनित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बाढ़ के बारे में। ठीक है, बाढ़ के बारे में, तो बाढ़ वह स्थिति है जब नदियों का जल अपने तटों से बाहर फैलकर जान माल की क्षति पहुंचा दे। बिल्कुल राइट जवाब। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब देखिए बाढ़ जो है वैसा स्थिति होता है जब नदियों का पानी क्या होता है, नदियों से बाहर आ जाती है, खेत खलियान में फैल जाती है, जान माल की क्षति हो जाती है, तब कहते हैं कि बाढ़ आ गया रे, है ना, क्या आ गया रे, बाढ़ आ गया। तो इसमें नदी का तल खतरे के निशान से ऊपर हो जाता है। नदी का तल जो है खतरे के निशान से क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। उत्तरी पूर्वी बिहार का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है ना, हाँ, यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है उत्तरी पूर्वी बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, चलिए तो बाढ़ समझ में आ गया कि जब नदियों का पानी तटों से बाहर, उसके किनारों से क्या होता है, बाहर खेत खलियान में पहुंच जाता है और जान माल की क्षति पहुंचा देता है, उसको बाढ़ कहते हैं। तब नहीं होगा, पानी बाहर आएगा तब नहीं बाढ़ होगा। अब नदी में आकर नदी से चला गया तो इसको बाढ़ थोड़ी कहेंगे ना। अब देखिए सूखा क्या होता है जी, तो सूखा के बारे में जान लीजिए। सूखा इस स्थिति को कहते हैं या वैसे स्थिति को कहते हैं जब वर्षा की कमी हो, यानी वर्षा ना हो, है ना, जब वर्षा ना हो और फसल जल के अभाव में सूखने लगे। और क्या होता है, वर्षा ना हो और फसल जो है जल के अभाव में सूखने लगे तो उसको बोलते हैं क्या, सूखा। 50 सेंटीमीटर से यदि कम वर्षा वाले क्षेत्र है तो लगभग प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में होते हैं। अगर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है जहाँ पर हो रही है तो उसको जो है सुखाड़ में रखा जाता है। उसको कौन से चपेट में रखा जाता है, सूखे की चपेट में होती है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं आगे। देखिए भूकंप के बारे में जान लीजिएगा, इसमें पूरे इंट्रोडक्शन है, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा, बस उतना में खत्म हो जाएगा आपदा प्रबंधन। ठीक है, बस 2 पार्ट बनेगा इसका। ठीक, ये पार्ट 1 है और उसके बाद आएगा जो पार्ट 2 है। आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, काफ़ी सहूलियत हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है ना, सहायक बन जाएगा आपदा प्रबंधन लिखने के लिए। या देखिए फिर भूकंप पर आता है, ये सब पर भी आप निबंध जिससे लिखते हो ना, तो ये सब बाढ़ भूकंप ये सब पर भी आप बाक बना करके लिख सकते हैं इससे क्या। चलिए जब किसी बाह्य या अंतर्जात कारणों से, जब किसी बाह्य या अंतर्जात माने अंदर से, पृथ्वी के अंदर से कारणों से पृथ्वी के भूपटल में, है ना, यानी पृथ्वी के भूपटल में उसके परस्पर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है, यानी पृथ्वी हिलने लगता है, थरथराने लगता है, उससे क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, 1934 का जो है ये भूकंप जो है बहुत ही विनाशकारी है। ये भी है कि बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो बोलिएगा 1934, है ना, क्या बोलिएगा, 1934 बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, याद रखिएगा। मोस्ट VVI है जी, ये मोस्ट VVI मैं लिख दिया, मोस्ट VVI है। ठीक है, तो बोलेगा कि बिहार में होने वाला सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो बोलिएगा 1934 को आया था। कब आया था, 1934 को। बिहार में होने वाला सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप, ये तहलका मचा दिया था भूकंप, है ना, पूरे त्राई कर मचा दिया। तो बोलेगा भूकंप किसे कहते हैं, तो जब किसी बाह्य या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के पटल में कंपन हो जाता है। किसी बाह्य कारणों से या अंतर्गत कारणों से पृथ्वी के भूगर्भों से क्या होता है, पृथ्वी का पटल जो है कंपन करने लगता है ना, डोलने लगता है पृथ्वी, कहते हैं कि भूकंप आया। क्या आया, भूकंप। और ये विनाशकारी भूकंप जो है 1934 में आया, याद रखिएगा। ठीक है भाई रे, चलिए सुनामी। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर क्या है कि जब भूगर्भीय हलचल, सुनामी जब भूगर्भीय हलचल समुद्र की तल में उत्पन्न होता है। जी, यानी ऐसा बोल सकते हैं सुनामी किसको कहते हैं, जब समुद्र की तली में हलचल उत्पन्न हो जाती है तो इसे सुनामी कहते हैं। क्लियर, सीधा एक लाइन में कि जब समुद्र की तली में हलचलें उत्पन्न हो जाती है, हलचल मच जाती है ना पानी में, यानी समुद्री सुनामी, यानी समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ होता है, समुद्र में, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भूकंप जो होता है पृथ्वी के गर्भ से भी होता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, सूखा, हाँ सूखा तो ये नदी भर जाने से बाहर पानी निकल जाता है, सॉरी 40 सेंटीमीटर से जो है क्या होता है, 50 सेंटीमीटर से जो है कम होता है ना, जहाँ वर्षा हो सुखाड़ में आता है। भूकंप जो होता है ये होता है पृथ्वी के पृष्ठ कंपन होने लगती है, समझ जाते हैं भूकंप। यानी सुनामी कहाँ आती है, ये मोस्ट VVI की सुनामी कहाँ आती है, तो बोलिएगा समुद्र में, यानी कहाँ होती है। यानी सुनामी का प्रमुख कारण क्या, समुद्री की तली में कंपन उत्पन्न होना, यानी हलचल मत जाना। यानी सुनामी किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जब भूगर्भीय हलचल समुद्र की तली में हो, यानी समुद्र की तली में जब हलचल उत्पन्न हो जाए उसे क्या बोलते हैं, सुनामी। तो अति
तीव्र समुद्री लहरें उत्पन्न होती है, यानी तीव्र लहरें उत्पन्न होती है और तटों के समीप के भूभाग पर फैलकर जान माल की हानि पहुंचाती है और इसे ही सुनामी कहते हैं। क्या बोलिएगा कि समुद्र की तली में हलचल मच जाती है और ये जो है क्या करता है, तटों के समीप के भूभाग पर फैल जाती है और वहाँ पर क्या करती है, हानि पहुँचाती है जान माल की, उसको बोलते हैं सुनामी। तो आई होप आप समझ गए होंगे सुनामी क्या है। अब देखिएगा दोस्तों, चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, तो जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है, जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है। जब निम्न दबाव पर केंद्र बना और उसके चारों ओर, जैसे ही केंद्र हो गया और इसके चारों ओर दबाव रहता है, तो बाहर से केंद्रित और बड़ी तेजी से वायु चलती है, वायु तो है ना, इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात। तो इस तरीक़ा से आप देखते होंगे कि एकदम इस तरीक़ा से घूमना है, एकदम चक्रवात होता है। आप समुद्र में देखेंगे कि इस तरीक़े से भौरी जब होता है ना, इस तरीक़े से एकदम चक्रवात बनाने लगता है ना, तो चक्रवात बन जाता है। आप इसमें जाएगा, इसके चपेटा में जाइएगा, लपेटा में चल जाएगा, समझ गया ना, इसका पेट भर जाएगा। देखो ना, इस तरीक़ा से लपेट लेगा आपको। वहाँ आप लोग देखे होंगे नदी में, ये तो बहुत ही कम चक्रवात होता है नदी में, समुद्र में तो बहुत बड़ा होता है क्या। चलिए, तो इस तरीक़ा से दबाव बन जाती है। अब देख लेते हैं आगे ओलावृष्टि क्या है ना। ओलावृष्टि जो मैंने एग्जांपल दिया था उस सब के बारे में समझा देंगे कि सर ओलावृष्टि क्या है ना। ऐसे कमेंट करके पूछना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा वर्ड हो ना समझ में आए तो हमसे कमेंट करिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है। चलिए, ओलावृष्टि क्या होता है, तो वर्षा के साथ साथ जब बर्फ़ के टुकड़े की बौछार होने लगती है। मैंने बोला था कि वर्षा के साथ साथ क्या मैंने बोला, जो बर्फ़ीला गिरते, बर्फ़ गिरते हैं ना ज़मीन पर, तो वही उसी को बोलते हैं ओलावृष्टि कहते हैं ना। बर्फ़ के टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं, बौछार जो होता है उसको ओलावृष्टि कहते हैं, ओला गिरना। तो खाड़ी फसलों के समय ओलावृष्टि से हाँ बिल्कुल, ये जब ओलावृष्टि गिरती है ना, तो खाड़ी फसलों के समय में जो होता है क्या होता है, फसलों की बर्बादी हो जाती है। क्योंकि जब फसल पर गिरेंगे तो वो फसल टूट जाएंगे, क्या उसका टहनी जो है तना टूट जाएंगे ना, और वो सिकुड़ जाएंगे। तो इस तरीक़ा से जो है क्षति हो जाती है उसमें। वज्रपात, देखिए वज्रपात क्या होता है, वज्रपात वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होता है, गड़गड़ाता है कि नहीं, तो होने का उसके आसपास में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है। और ये वज्रपात होता है जो घर्षण होने लगता है, और घर्षण होने के कारण क्या होता है, टकराती है और टूट करके जो है वो बिजली पृथ्वी पर गिरती है। इससे वज्रपात कहते हैं। और लोग कहता है कि वाह वज्र गिर गया है ना, वज्रपात तो वो बादलों आपस में क्या होती है, हलचल होने लगती है, टकरा जाती है घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण हलचली मच जाती है, तो वो भूमि पर बिजली गिरती है, टकरा करके कंपन उत्पन्न हो जाती है, रिएक्शन भी पकड़ती है इससे। यहाँ पर जो क्या होता है वज्रपात, जबकि समय में नेट को बंद करके रखना चाहिए मोबाइल में, है ना। तो चलिए, ये तो समझ गया वज्रपात क्या होता है, ठीक है। तो वर्षा के समय ये होता है, हलचल मच जाती है, घर्षण हो जाती है, बादल आपस में टकरा जाती है और वो बिजली गिरती है, कहते हैं ना वज्र गिरा, समझ गया। चलिए, तो वही हो गया आपका, क्या हो गया था, वज्रपात। अब देखते हैं हिमस्खलन, है ना। हिमस्खलन क्या, इसमें इंट्रोडक्शन पूरे है सबका। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालय क्षेत्र में स्थित राज्यों में भारी वर्षा और हिमपात के कारण, हिमपात यानी बर्फीला के कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टान खिसकर नीचे गिर जाते हैं। वो जो मान लीजिए इस तरीक़ा से एकदम चट्टान है, तो ये खिसक करके फिसल करके क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं, ठीक। इसे को बोलते हैं हिमस्खलन, नीचे ससर कर आना। हिमस्खलन, खलन में सिरना नीचे, तो नीचे गिर जाना, इस क्या कहलाता है। यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तराखंडों में राज्यों में भारी वर्षा के हिमपात के कारण जब बर्फ़ के बड़ी बड़ी टुकड़ा खिसक कर नीचे गिरती है, तो उसको हम हिमस्खलन बोलते हैं, समझ गया। हिमाचल प्रदेश में जब बर्फ़ों की टुकड़ी जो बड़ी बड़ी होती है वो खिसक कर नीचे गिर रही है, तो उसको नीचे गिरने को क्या बोलते हैं, हिमस्खलन बोलते हैं, जो गिरता। अब देखिएगा भूस्खलन क्या होता है, तो हिमस्खलन के समान पर्वतीय ढालों से विशेष वर्षा ऋतु में बहुत अधिक मिट्टी खिसक कर नीचे आती है। उसमें बर्फ़ आती थी तो इसमें मिट्टी आती है। तो क्या बोलेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों से वर्षा के समय में, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के समय में जब मिट्टी क्या होती है, घिसक करके, बहुत अधिक मिट्टी घिसक करके नीचे आ जाती है, तो जिससे क्या होता है, ज़्यादा मिट्टी आ जाएगा तो जान माल की क्षति हो जाएगी कि नहीं। तो इसको जो होता है, ये मार्ग को अवरुद्ध कर देता है और मार्ग को थोड़ा सा बदल देता है, क्योंकि मिट्टी बहुत सारा गिर रहा है ना। तो अधिक मिट्टी यानी ऊँचे ऊँचे पर्वतों की ढालों से वर्षा ऋतु में क्या होता है कि मिट्टी घिसक कर नीचे गिरती है, तो उससे भूस्खलन कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ गया कि पर्वतीय ढालों में वर्षा के समय जब मिट्टी घिसक कर, यानी बहुत सारे अधिक मिट्टी घिसक कर नीचे गिर जाती है, जिससे जान माल की क्षति होती है और मार्ग भी क्या होता है, बदल जाता है, अवरुद्ध होता है, रोक देता है, तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। क्या होता है उसको, भूस्खलन। क्लियर हो गया इतना। चलिए,
अब देखिएगा मेघ स्फोट क्या है, मेघ स्फोट तो पर्वतीय क्षेत्रों में कभी कभी एकाएक कम समय में ही बहुत अधिक वर्षा हो जाती है। बिल्कुल मेगा स्फोट है ना, स्फोट कभी कभी देखते हैं ना कि इतना अचानक आ जाता है वर्षा के लोग दौड़ करके भागते तो हैं पर घर नहीं पहुंच पाते हैं और वो भीग जाते हैं, उनका वस्त्र जो है यानी पानी के थी में भीग जाते हैं। तो वही होता है एकाएक अचानक वर्षा आ जाना मेगा स्फोट कहलाता है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में एकाएक अधिक वर्षा हो जाना, एकाएक वर्षा हो जाना उसको क्या बोलते हैं, मेगा स्फोट कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कभी कभी एकाएक समय में क्या होता है बहुत वर्षा हो जाए तो इससे बोलते हैं मेगा स्फोट। इससे क्या होता है बादल का फटना भी कहते हैं, इससे जो है बादल का फटना भी कहते हैं। मेगा स्फोट को कहते हैं बादल का फटना, तुरंत वर्षा हो जाएगा और पानी बादल फट जाएगा। तो यही होता है क्लाउड बर्स्ट है ना, बर्स्ट यानी बादल का फटना होता है ना कि जल्दी जल्दी वर्षा हो गया उसके बाद बादल फट गया, बोला चलो उजाला हो गया। अब देखते हैं दोस्तों बाढ़ और सुखाड़ के बारे में, ठीक है, बाढ़ और सुखाड़। तो देखिए बाढ़ क्या होता है तो समझिएगा, हम लोग सबसे पहले बाढ़ को देखेंगे। बाढ़ तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 के अनुसार बाढ़ वह मौसमी परिस्थिति है जब नदी का जल, आपको पता है कि परिभाषित चिन्ह खतरे के निशान से ऊपर अपवाहित होने लगता है। तो यह चिन्ह मानसून ऋतु के समय नदी अपवाह के औसत पर जो है निर्धारित किया जाता है। निर्धारण की अवधि 10 वर्ष से लेकर 50 वर्षों के बीच हो सकती है। यानी ये जो है बाढ़ में नदी की निर्धारित अफवाह जो स्तर मानसून ऋतु में प्रवेश कर जाती है खतरे के निशान से, तो यह जो है 10 वर्ष से लेकर के ना इसको 50 वर्ष के बीच ही माना जाता है। और बाढ़ तो जानते हैं कि बाढ़ क्या होता है, जब नदी के पानी का स्तर एक खतरे निशान से ऊपर आ जाते हैं तो वो बाढ़ हो गया, ठीक है। आई होप ये इतना समझ गए होंगे आप लोग और समझिएगा, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। देखिए भारत बांग्लादेश के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। भारत के बांग्लादेश जो है काफ़ी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। विश्व में बाढ़ से होने वाली मौतों में से विश्व में बाढ़ से होने वाली मौतों में से 20% मौतें भारत में होती है। बाढ़ से केवल 20% जो होता है केवल भारत में होती है। इतना मतलब कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है भारत में भी, बांग्लादेश में। भारत के बांग्लादेश क्या है, भारत के बांग्लादेश याद रखिएगा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है। करीब करीब यहाँ 20% जो है मौतें हो जाती है भारत में केवल। तो भारत की कुछ नदियाँ बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, जैसे जी बिल्कुल इसको जानिएगा, बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो बाढ़ के लिए जो है ना भारत के कुछ नदियाँ जो है बाढ़ के लिए विभीषिका, यानी विभीषिका माने पूरा एकदम तहलका मचाने वाली नदियाँ, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे क्या है कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, शोक। शोक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा विभीषिका पहुँचाती है, जो सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाती है, जो जान माल की क्षति करती है, तो वो है बिहार का कोसी नदी। बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का क्या है, शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो बोलिएगा कोसी नदी को। कोसी नदी किसे कहा जाता है तो बिहार का शोक को, ठीक है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है तो बोलिएगा ना कि बिहार का शोक कहा जाता है। ये बिहार का शोक का मतलब क्या, आप अगर आपके बाबा ने मतलब क्या होता है नदी के किनारे अगर या ये धारा मोड़ने वाली होती है नदी, धारा कब के बदल जाएगी को पता ना, आपके बाबा के लेकर के चल जाएंगे बहा करके। अगर नदी के किनारे हैं तो इतना खतरनाक ही होता है शोक नदी। अगर खटिया पर जो पड़े हुए हैं तो खटिया भी साथ में चल जाएगा, ठीक है ना। इतना त्रिविनाशक नदी है ये सब, विभीषिका नदी है। देखिए दामोदर नदी के बगल फिर क्या है, दामोदर नदी के बंगाल का शोक माना जाता है। बिल्कुल ही याद रखिएगा, मस्ट भी आई है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर पूछिएगा बिहार का शोक तो कहिएगा कोसी है, बंगाल का शोक तो बोलिएगा दामोदर नदी। दोनों में क्लियर हो गया ना। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो और देखिए लीजिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से इन नदियों के बाढ़ के प्रभाव का कुछ नियंत्रण स्थापित कर दिया। मतलब कुछ बहुउद्देशीय परियोजना बना दिया जिससे अब कंट्रोल हो गया है, ठीक है ना। अब पानी जो है बांट दिया गया, बांध बना दिया गया। चलिए इतना समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बाढ़ नियंत्रण, यानी बाढ़ नियंत्रण माने कंट्रोल करना बाढ़ का। तो बाढ़ का प्रकोप भारत के लिए कोई नई घटना नहीं है। प्राचीन काल से ही बाढ़ का नियंत्रण के लिए नदियों पर तटबंधों का निर्माण परंपरा चल रही है, यानी इसको करने से क्या होता है बाढ़ का कंट्रोल किया जाता है। 1954 में बाढ़ों का विभीषिका प्रकोप हुआ था, ठीक है ना। तो इनसे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भारी विनाश हुआ था, ठीक। बाढ़ के कारण क्या होता है, बाढ़ के कारण क्या, बाढ़ कैसे होता, कैसे आ जाता
तो बाढ़ के उत्पन्न होने के कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं जो इस प्रकार है। क्या है बाढ़ आने के कारण? तो नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो गया हो। दूसरा, नदी में अत्यधिक जल की वृद्धि हो गया, तो वो होता है वनों का विनाश तथा उनसे उत्पन्न प्रक्रियाएं हैं। वनों का विनाश, ठीक। नदी की क्या है? नदी की तली में गाद का जमा हो जाना, नदी के मार्ग में स्थानांतरण की प्रवृत्ति हो जाना, तो ये सब जो है बाढ़ के कारण है, ठीक है। आइए बाढ़ से हानि। तो बाढ़ से हानि क्या होता है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल राइट। बाढ़ एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है। यह मानव समुदाय के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बाढ़ से औसतन प्रति वर्ष 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपये फसलों की बर्बादी होती है। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के यानी मौसम विभाग है ना जो होते हैं उसके हिसाब से प्रति वर्ष में 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपये फसलों की बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए फिर जो है सरकारें उसके लिए अनाज भी देते हैं, ठीक है। जब बाढ़ से हानि हो जाती है, अनाज नहीं उपज पाते हैं, तब उनके लिए जो है क्या दिया जाता है? अनाज वितरण किया जाता है। अब देखिए बाढ़ से लाभ। तो बाढ़ से कुछ लाभ होता है नहीं ना, बाढ़ से कुछ लाभ भी है क्या? आप कहिएगा सर बाढ़ से लाभ थोड़ी होता है। देखिए बाढ़ से कुछ लाभ भी है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ का पानी अपने साथ कॉप मिट्टी लाता है और बाढ़ का पानी हटने पर यह मिट्टी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है और ये जलोढ़ मिट्टी होती है और ये उपजाऊ मिट्टी होती है, जिससे क्या होती है माने कृषि का उत्पादन होता है, भूमि उर्वर बना देती है। या मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कृषि भूमि उर्वरक बना देती है, बिल्कुल एकदम कृषि किसान को काम करने लायक बना देती है, ठीक है। अब देखिए सुखाड़ जान लीजिए। भारतीय मौसम विभाग संस्थान के अनुसार सुखाड़वा मौसमी परिस्थिति है जब मध्य मई से मध्य अक्टूबर के बीच लगातार 4 सप्ताह के बीच वर्षा की मात्रा 5 सेंटीमीटर से कम होती है, तब हम उससे बोलते हैं भारत में सुखाड़। तो भारत में सुखाड़ पश्चिमी भारत की विशेषता है कि भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वितरण वार्षिक वर्षा के वितरण के काफ़ी साथ संबंध रखता है। जैसे कि उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि अधिकांश अध्ययनों का अनुसार 15 ऐसे राज्यों है जिसके 77 जिले लगभग प्रति वर्ष सूखे की चपेट में आते हैं। हर एक वर्ष कोई ऐसा वर्ष नहीं हुआ है कि नहीं होता है। सूखे का प्रभाव ना तो प्रति वर्ष पड़ता है और ना ही सभी क्षेत्रों में एक समान पड़ता है। बिल्कुल सूखे का जो प्रभाव सबके तो क्षेत्र में अलग अलग होगा ना। बिहार भारत के उन राज्यों में है जहां बाढ़ और सुखाड़ का प्रभाव लगभग प्रति वर्ष होता है। जी, या तो बिहार में या तो बाढ़ का तो तूफाने हैं और नहीं तो सुखाड़ का पूरे सूखे है, ऐसा भी होता है। इसीलिए तो कोसी को बिहार का शो कहा जाता है। कभी आता दाढ़ ले तो कभी सुखाड़िए देता है। सुखाड़ का क्या कारण है, ये सब पूछा जाता है कि सुखाड़ का क्या कारण है। बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है जी। वनों की कटाई सुखाड़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। जी, सुखाड़ का कारण, वनों की कटाई कर देंगे तो अच्छी वर्षा होगी नहीं, जब अच्छी वर्षा होगी नहीं तो सूखा तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वनों की कटाई मुख्य रूप से वैसे प्रदेशों में सुखाड़ का प्रमुख कारण बन जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है ना, और ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान 25 डिग्री से अधिक होता है, ठीक। तो वो हो जाती है क्या, सुखाड़ का कारण। सुखाड़ का कारण क्या हो गया, समझ गया ना। वनों की कटाई हो गया, वनों की कटाई प्रदेश में सुखाड़ का प्रमुख कारण है। वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से कम है ना, वनों की कटाई, वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम और तापमान 25 डिग्री से अधिक, तो क्या हो गया, सुखाड़ का कारण बन गया। अब सूखे से हानि भी होता है। हानि तो बहुत है क्या, सूखे की हानि, जहाँ तक सूखे का प्रश्न है यह अधिक गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती है। इससे लगी हुई फसलें बर्बाद हो जाती है। सूखे से हानि क्या क्या होती है, तो सूखे की हानि से क्या होती है, लगे फसलें बर्बाद हो जाती है। फसलों को लगाने में देरी होती है जिसका प्रभाव फसलों की उत्पादकता पर पड़ता है। और सूखे आ जाती है तो जो हरियाली घास होता है वो सब भी सूखने लगती है, तो जानवर को भी क्षति होने लगता है, उसको भोजन नहीं मिल पाते हैं। अब देखते हैं भूकंप एवं सुनामी के बारे में। किसके बारे में, तो भूकंप एवं सुनामी के बारे में, ठीक है। तो देखिए भूकंप और सुनामी दोनों तो प्राकृतिक आपदा ही है। तो दो ऐसी महाविनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिनका सीधा संबंध पृथ्वी के आंतरिक के संरचना बनावट से है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अति तप्त मेघवा का प्रवाह होता रहता है जो भूवटल चट्टानों में कंपन उत्पन्न करता है। बिल्कुल
ठीक है, तो ये समझ गए भूकंप क्या होता है। समझिए, भूकंप जब किसी बाह्य या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के पटल पर कंपन होने लगता है। ये तो पहले भी बताए थे, पृथ्वी के पृष्ठ पर जब कंपन होने लगता है उसे भूकंप कहते हैं। क्लियर हो गया इतना। भूकंपों का वर्गीकरण, उत्पत्ति स्थान की गहराई के आधार पर भूकंपों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वो क्या है, तो एक है सामान्य भूकंप, दूसरा माध्यमिक भूकंप और तीसरा जो है गहरा भूकंप। 50 किलोमीटर की गहराई तक हो तो वो सामान्य भूकंप होता है। 50 सेंटीमीटर के 50 किलोमीटर गहराई तक के भूकंप को सामान्य भूकंप के नाम से जाना जाता है। 50 से 250 किलोमीटर तक की गहराई तक में भूकंप को माध्यमिक भूकंप कहा जाता है और 250 से 720 किलोमीटर तक के भूकंप को गहरा भूकंप कहते हैं। बिल्कुल ही सबसे गहरा भूकंप कौन होता है, जो 250 से 720 किलोमीटर तक में होती है ना भूकंप, उसको बोलते हैं। मिडिल यानी बीच क्या होता है, तो 50 से 250, 50 याद रखिएगा, फिर 50 से 250 याद रखिएगा, 250 से 720 याद रखिएगा तो हो जाएगा। कम रहेगा जो सामान्य, सबसे ज़्यादा रहेगा जो गहरा एकदम हो जाएगा, और बीच में रहेगा जो माध्यमिक भूकंप। याद कर लीजिएगा, ऐसे भी याद हो गया होगा। देखिए 50 तो सामान्य, और 50 से क्या हो गया 250 तो माध्यमिक, 250 से 270 तो गहरा भूकंप। क्लियर। अब देखिएगा, भूगर्भ से जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वह स्थान भूकंप केंद्र कहलाता है। बिल्कुल, जहाँ से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र कहेंगे। वह स्थान भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचेगा उसे अधिक केंद्र कहेंगे। अब भूकंप के समय होने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तरंग जो होता है कई तरह के, एक होता है प्राथमिक पी तरंग, ठीक है, और दूसरा होता है द्वितीयक तरंग एस, और तीसरा होता है धरातलीय एल। अब देखिए हम लोग इसको बारी बारी थोड़ा समझ लेते हैं। यह सबसे तीव्र 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से होती है, पृथ्वी तल पर सबसे पहले पहुंचती है यही भूकंप 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से, यानी 1 सेकंड में 8 किलोमीटर एकदम चीर फाड़ती हुई निकलती है। प्राथमिक पी से डिनोट करते हैं इसको। आप देखिए सबसे पहले पहुंच गया। आप देखिए द्वितीय यानी सेकेंडरी, इसकी गति जो है पी तरंग से कम होती है, यानी जो पहले बताया उससे कम होती है, ठीक है। और धरातलीय जो है यह सबसे धीमी होती है। सबसे धीमी अगर पूछेगा कि कौन भूकंपीय तरंग होती है तो बोलिएगा बाबू एल। और मिडिल जो यानी जो पी से कम होती है वो एस होती है। सबसे ज़्यादा कौन होता है, पी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, एस जो होता है इससे कम होता है, और एल से ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। पी सबसे ज़्यादा, एस जो है एल से ज़्यादा, एस जो है पी से कम, एल जो है सबसे कम, ठीक, धीमी से होती है। और यह जो होता है ये सबसे बाद में पहुंचती है, यह सतह के सहारे चलती है। क्लियर। चलिए देखिए भूकंप के कारण क्या है, कारण भी जान लीजिए। भूकंप के कारण, भूकंप कारण पृथ्वी की संतुलन अवस्था का आना होता है। जो संतुलन अवस्था होता है अव्यवस्था का आना हो गया तो समझ जाना भूकंप के कारण बन गया। यानी आधार पर देखा जाए भूकंप के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। तब भूकंप के कारण क्या क्या है, तो आप सभी को तो ऐसे याद होगा कि ज्वालामुखी का फटना भूकंप हो गया, भूपटल पृष्ठ होना, भूपटल से सिकुड़ना, मानव निर्मित कारण, मानव के निर्मित कारण से भी कुछ होता है, मानव के भूल अनजाने माने से भी हो जाता है ना कुछ घटना, तो वो भी भूकंप में हो गया। प्रगतिशील मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से जो छेड़छाड़ की उसके कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंप में ही आते उसका भी कारण भी भूकंप आते हैं, जैसे उसके कारण भी भूकंप आते हैं छेड़छाड़ करने से। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात करते परमाणु और हाइड्रोजन बमों को भूमिगत परीक्षण के कारण भूकंप आए। बिल्कुल राइट है, ठीक ना। इस तरीके से परमाणु बम हाइड्रोजन के कारण से परीक्षण कारण भूकंप आए हैं। और फिर क्या है, तो दूसरा सुरंग खोदने तथा खादों की छतों के गिर जाने से भी भूकंप आते हैं। हाँ, खोदने से क्या था, जिस आप लोग देखते हैं ना नदी उदी में जाते हैं तो लोग खोल ये ले जा रहे हैं मट्टी को, और वो मट्टी क्या होता है एक चट्टान बन के गिर जाता है ना, तो अगर वहाँ पर खुद है मट्टी खोद रहे हैं तो वो दब जाएंगे, हो सकता है शायद उसका मृत्यु भी हो जाएगा अगर चट्टान बहुत बड़ा गिरा तो। चलिए ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा, जल विद्युत के लिए बड़े बड़े बांध बनाकर जल संभारण करने के धरातल से अव्यवस्था आ जाती है। इसके कारण भूकंप आए, यानी बाढ़ आ गया है ना, यानी बांध बनाकर जल को संभारण किया लेकिन बांध टूट गया तो इसके कारण भी क्या होता है, भगदड़ मर जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। तो लतुर भूकंप लतुर बांध के कारण ही बताया गया। लतुर भूकंप लतुर बांध के कारण। लतुर भूकंप किसके कारण, लतुर बांध के कारण। लतुर भूकंप किसके कारण, तो लातुर बांध के कारण, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या भूकंप के परिणाम क्या है। तो मानवीय अधिवास क्षेत्रों में आने वाला भूकंप ही आपदा या संकट बनता है, ठीक है। मानवीय अधिवास क्षेत्रों में आने वाला ही भूकंप या आपदा बनता है।
तो भारत के भूकंप क्षेत्र क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा भारत के भूकंप क्षेत्र के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला भूगर्भीय सर्वेक्षण भारतीय मौसम विभाग ने भारत के भूकंपों का गहन विश्लेषण कर भूकंप क्षेत्रों की पहचान की है। उन्हें निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में बांट दिया पहचान का, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र जो है उसको भी से करते हैं, या बहुत अधिक जोखिम वाला क्षेत्र होता है भी। ये कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य और बिहार तथा पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्रों में विकसित है। ये हो गया अधिक संवेदनशील वाला क्षेत्र, ठीक। अति संवेदनशील वाला क्षेत्र कौन है, और ये तो और है चौथा। तो ये हाँ, ये जो था ऊपर वाला ये 5 यानी 5 था, ये 4 है। अति संवेदनशील क्षेत्र यह भी अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है जो पूर्वोत्तर गुजरात, जम्मू कश्मीर, तराई भाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कौन, तो अति संवेदनशील क्षेत्र 4। अब देखिएगा मध्यम संवेदनशील क्षेत्र 3, यह सामान्यतः जोखिम वाला क्षेत्र है। ये सामान्यतः जोखिम वाला क्षेत्र है जो भारत के पश्चिम बंगाल, सतपुरा, विंध्याचल, भारत का मध्यवर्ती मैदानी भाग तथा कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र में विकसित है, फैला हुआ है, ठीक। और चौथा में क्या है, तो निम्न संवेदनशील क्षेत्र। निम्न संवेदनशील क्षेत्र यह काम जोखिम वाला क्षेत्र है, यह कम यानी काम नहीं कम है, ठीक है, नहीं कम जोखिम डालता है, जो मध्यम संवेदनशील क्षेत्रों से सटा हुआ है। चलिए, न्यूनतम संवेदनशील नाम इस क्लियर है, कर्नाटक ये पहला हो गया। न्यूनतम संवेदनशील क्षेत्र पहला, धीरे धीरे कमते गया। कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आते हैं, और ये बहुत कम, सबसे कम। अब देख लेते हैं सुनामी के बारे में, ठीक है। सुनामी क्या है, सुनामी प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे रहस्यमयी आपदा है। ये भी विनाशकारी आपदा है। सुनामी समुद्री में आता है ना, सुनामी कहाँ आता है, समुद्री में। परंतु आज विभिन्न तकनीकों के सहारे वैज्ञानिक इससे भली भांति उत्पन्न होती है, तो इससे सुनामी कहते हैं। बिल्कुल, ये जो है आज के समय में भली भांति तकनीकों के सहारे ये भली भांति उत्पन्न हो जाती है, उसी को बोलते हैं सुनामी। सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्री तल में। सुनामी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य को जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए, कुछ सुनामी लहरें वृत्ताकार होती है तटीय क्षेत्रों में, उसकी ऊंचाई 10 मीटर अथवा उससे अधिक 30 मीटर तक के हो सकती है, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, तो वृत्ताकार है ना, 10 मीटर तक की ऊंचाई या 30 मीटर तक की भी हो सकती है। फिर क्या, दूसरा, निचले तटीय क्षेत्रों भी सुनामी के प्रभाव में आ सकती हैं। फिर क्या, सुनामी लहरों के आने की प्रवृत्ति क्रमशः जारी रहती है। पहली लहर सबसे विशाल या विनाशकारी नहीं होती। पहली जो लहर आती है वो विशाल और लहरी माने विनाशकारी नहीं होती है, ठीक है। दूसरे तीसरे में आएगा जो होता। फिर क्या है, तटवर्ती मैदानी इलाकों में सुनामी लहरों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, यानी एक घंटा में 50 किलोमीटर तक की होती है लहर सुनामी। कभी कभी सुनामी के कारण समुद्र तट का पानी घट जाता है। इसे प्रकृति की ओर से सुनामी आने की चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, और ये मौसम और बाढ़ विभाग ये सब जो होते हैं ये सब पहले ही अलर्ट करते हैं। सुनामी आने के पूर्व सावधानियाँ क्या क्या है बरतनी है, ठीक है। तो देखिए, यह पता करें कि आपका घर, विद्यालय, कार्यालय या स्थान जहां आपको बार बार आना जाना पड़ता है सुनामी संकट की आशंका वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां आना जाना ज़्यादा पड़ता है इस सब के क्षेत्रों में। अब जैसे देखिए, दूसरा में बचाव रास्तों से बाहर निकलने का अभ्यास करें, यानी क्या हेडिंग क्या लगा होता है, सुनामी आने का पूर्व सावधानी क्या क्या करना है। तो बचाव रास्तों से बाहर निकलने का अभ्यास करें, यानी यह अभ्यास रहना चाहिए। तीसरा, अपने परिवार के साथ सुनामी के बारे में चर्चा करते रहें, ठीक, कि कैसे बचते हैं सुनामी से, हम लोग को क्या सावधानियाँ बरतनी है। सुनामी आने के दौरान की सावधानियाँ, अब देखिए सावधानी बरतेंगे। यदि आप घर पर हो और सुनामी की चेतावनी सुने तो आप यह सुनिश्चित कर लें, ठीक। दूसरा, आप आपदा सामग्री किट साथ ले जाएं। तीसरा, यदि आप स्थानीय घर छोड़ रहे हो तो अपने पालतू जानवरों को भी साथ ले जाएं, क्योंकि उनको भी क्षति होती है, हानि होती है। और यदि आप तट पर समुद्र के पास हो और आपको धरती के कंपन का आभास हो रहा हो तो उसको इस सावधानी बरतिए और वहाँ से तट से दूर रहिए। क्लियर हो गया। चलिए और देख लेते हैं सुनामी आने के पश्चात यानी क्या सावधानियाँ बरतेंगे। तो देखिए क्या क्या सावधानियाँ हैं, आप मिला जुला के भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अलग अलग पूछेगा, एक ही में करके पूछ देगा तो उसका वाला 20 में लिख दीजिएगा।
रेडियो अथवा टेलीविज़न पर खतरे के बारे में प्रसारित ताज़ा समाचार बुलेटिन को ध्यानपूर्वक सुनें। यानी रेडियो सुनते रहें, ठीक है। रेडियो का सुनना, समाचार देखना, टीवी देखना समय समय पर। घायल अथवा फंसे हुए लोगों की सहायता करने से पहले जांच कर ले कि कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी है ना। इस तरीक़ा से भी जांच कर लेनी चाहिए। और फिर क्या है, भवनों एवं ध्यान दीजिएगा, भवनों एवं घरों में पुनः प्रवेश करते समय अत्यंत सावधानी बरतें, ठीक। क्योंकि जब बाढ़ उड़ाता है तो घरों में भी कुछ जीव ऐसे हो जाते हैं कि जिनको काटने से क्या होता है, नुकसान होता है, जानलेवा भी होता है। तो उसको भी सावधानी बरतें, क्योंकि बाढ़ आने से क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं वो निकल करके जिधर जिधर बिखर जाता है, हो सकता है घर में प्रवेश कर जाए, ठीक। उसके बाद चौथा क्या, भवनों या इमारतों का मुहैया न कराते समय बैटरी वाली लालटेन अथवा फ्लैश लाइटों का प्रयोग करें। बैटरी की रोशनी सबसे सुरक्षित होती है, ठीक। तो चलिए, उम्मीद करते हैं तो ये इतना तो क्लियर हो गया है ना। तो आज की वीडियो इतना ही तक। चलिए, आपदा प्रबंधन के नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जो क्या होगा वो लास्ट होगा, आपदा प्रबंधन का वो लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए आप लोग इतना कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।